गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? हरमनाराम, श्यामलाल, वासुदेव, लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। चेतन, गुड मॉर्निंग। चेतन लास्ट क्लास में नहीं था, कहाँ गया था? फाइन। रवीना, गुड मॉर्निंग। रविंद्र चौधरी, जीताराम, पिंकी माली, गुड मॉर्निंग सभी को। हमने देखो थोड़े दिन पहले हमने बात की थी सुबह सुबह एक्सरसाइज की, और बाद में जैसे ऑफलाइन में आप तैयार होते हैं स्नान ध्यान करके, उस प्रकार से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं हैं, या फिर अभी? शारदा, गुड मॉर्निंग। महिपाल सिंह, पिंकी, गुड मॉर्निंग। तो वो हमारी बात आपको याद है या फिर अभी भी 8 बजे तक बिस्तर पर ही हो? कभी कभी कैसे चलेगा? ज्योति, गुड मॉर्निंग। कभी कभी नहीं चलेगा ना? शारदा कह रही है सर कभी कभी। भावेश, गुड मॉर्निंग। हनुमान, हाँ सर, उसी प्रकार से ज्वाइन करते हैं। शाबाश, गुड मॉर्निंग। तरुण कुमार, गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चों ने नहीं कहा, हम उसी प्रकार झूठ नहीं बोलना। तो आदत बनाएं आप, और कभी कभी नहीं, रेगुलर है। ये थोड़ी होता है कभी हम बिना नहाए आपको आकर के पढ़ा रहे हैं। ये वाक्य कि टीचर बिना नहाए आकर के आपको पढ़ा रहा है। बनियान में आके बोला हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऐसे किसी टीचर ने नहीं किया ना। तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने टीचर्स को तो फॉलो करें। हाँ, लास्ट टाइम की क्लास किसने ज्वाइन नहीं की थी? हाँ, उसी प्रकार से ज्वाइन करते हैं। वासुदेव, बहुत अच्छी बात है, वेरी टैलेंटेड गाय। हाँ, उठते जल्दी हैं, जल्दी उठो तो फिर थोड़ा एक्सरसाइज वो अपने होने। लास्ट टाइम क्लास किसने ज्वाइन नहीं की थी? जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी उनके थोड़े कम समझ में आएगा, इसलिए वो पहले जा करके अब लाइव में तो जुड़ जाओ, और बाद में हट करके आपको जो हमारी लास्ट टाइम क्लास हुई थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास या सल्तनत कालीन, आपका 1206 से 1757 तक की जो क्लास हो गई है, दिल खुश, गुड मॉर्निंग, उस क्लास को आप अवश्य रूप से देखिए ताकि आपको आगे वाला समझ में तब भी आएगा। ठीक है, आवाज अवूज क्लियरिटी सब ओके है, तो हम स्टार्ट करें। तो देखो, चलना तो आपको पड़ेगा, कभी कभी से नहीं चलेगा। 2 पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं कि सफर में धूप तो बहुत होगी, तो चल सके तो चल। किसी कवि ने कहा है कि सफर में धूप तो बहुत होगी, तो चल सके तो चल, वहाँ भीड़ तो बहुत होगी, तो निकल सके तो निकल। तो धूप में चल सको तो चलो भाई, और भीड़ बनकर रहना चाहते हो तो रह जाओ। भीड़ से निकलना है तो आपको कभी कभी नहीं, डेली करना पड़ेगा। रमेश, गुड मॉर्निंग। हनुमान, ओके सर। पिंकी, ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब अच्छे से क्लियर है सब कुछ? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, जैसे वैसे तो अपने संघर्षकालीन भारत में चल रहा है जो उसका पूरा सिलेबस हमने देख लिया है मेडिवल हिस्ट्री का, जिसमें हमने आपके संघर्षकालीन भारत से लेकर के मुगलों के अंत तक देख लिया है। इसमें इसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को उसी प्रकार से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जैसे आपका दूसरा चैप्टर का और फर्स्ट चैप्टर का भी हमने किया था। देखिए, मेरा मानना है कि आपको अगर सब सिलेबस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो आपका 40% काम हो गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये सिलेबस है, और
तो ये याद होगा ना, तो ये कभी नहीं होगा कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा, ना तो आपके वार्षिक परीक्षा में ना किसी भी टेस्ट में, कि सर ये कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से आया ये यहीं से आया। तो अगर आपको लेसन का सिलेबस याद होगा तो आपको पता होगा कि हाँ उस लेसन के उस टॉपिक से है। चलिए, तो संघर्षकालीन भारतीय इतिहास में हम बात कर चुके थे सिलेबस की, और आज हम इसका पहला रंश पढ़ेंगे, संघर्षकालीन भारत। और संघर्षकालीन भारत में अपन को पढ़ना है आज पहला ही राजवंश, जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कैसे आया, गोरी था, गोरी का किस प्रकार से यहाँ पर ये गुलाम सेनापति है, ये कैसे पृथ्वीराज चौहान से लड़ता है, इससे पहले अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और इनके बाद की आगे की पूरी हिस्ट्री है वो हमने पढ़ ली थी। तो प्रॉपर हम आज इसके अंदर चलते हैं। और गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290 ईस्वी तक है जो इसका शासनकाल रहता है। ये किसी राजा का नहीं है, ये पूरी डायनेस्टी का है, ये पूरे राजवंश का कार्यकाल है। राजा का होगा वो अलग होगा, ये पहले के चैप्टर में भी आप ध्यान रखें, राजा का कार्यकाल है वो अलग है और राजवंश का कार्यकाल होता है वो अलग होता है। इसमें राजा आएंगे वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए, कोई ज़्यादा के लिए आएगा, कोई कम के लिए आएगा, वो आएंगे। और इसमें जो आपका पहला शासक आता है वो आता है कुतुबुद्दीन। ये कंटिन्यू है वैसे तो, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका शासन करता है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। वैसे तो देखो यहां तक क्लियर है, क्लियरिटी। वैसे तो देखो ये ज्यादा टाइम तक करेगा शासनकाल, क्यों? क्योंकि ये तो पहले से ही है भाई, गोरी के साथ आया था। लेकिन ये जब गुलाम वंश में प्रॉपर रूप से ये सुल्तान बनता है तब, वैसे तो इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण नहीं की क्योंकि ये गुलाम था, तब से लेकर के इसने 1206 से 1210 तक ही इसका शासनकाल रहता है। अब बात करते हैं गुलाम वंश के दूसरे नाम भी हैं। तो दूसरे नाम है इसके यामिनी या फिर इल्बरी। यामिनी या फिर इल्बरी जो इनकी जाति विशेष है वैसे, लेकिन इसमें देखिए बाद में इतिहासकारों ने इसको गुलाम वंश देना उचित समझा, क्योंकि सभी राजा हम पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यामिनी इल्बरी इस राजवंश के लिए उचित नाम नहीं है, उचित नाम गुलाम वंश है। तो देखिए जैसे ही गोरी की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने आप को यहाँ पर यामिनी या इल्बरी वंश का संस्थापक घोषित करता है, लेकिन सुल्तान घोषित नहीं करता है। गोरी के साथ देखो तीन चीज आई थी, एक आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक आया था मोहम्मद जो आपका सलीम चिश्ती, और इसी सलीम चिश्ती के जो गुरु हैं वो है आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो सलीम चिश्ती थे वो थे गोरी के गुरु, लेकिन जो आपके जो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होंगे वो होंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपका कुतुबुद्दीन तो ये है ही, गुरु का नाम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और आपका यहाँ हो जाएगा बख्तियार काकी। ये आदमी का नाम है, ध्यान रख लेना, काकी कोई महिला मत समझ लेना आप। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है जो वैसे तो शिष्य किसके थे? सलीम चिश्ती के, और गुरु किसके हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के अंदर बख्तियार काकी या पूरा नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जो क्या होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के अंदर भारत आते हैं। समझे? सलीम चिश्ती है वो गोरी के साथ में आते हैं, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में भारत आते हैं।
तो देखिए, आपने जो 9th में चौहान वंश पढ़ा है, इसमें एक शासक हुए थे आपके पृथ्वीराज चौहान से पहले हैं, इसके तो दादा हो गए वैसे, वो थे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत नाटक लिखा था जिसका नाम था हरिकेली। ये खुद एक राइटर थे और इन्होंने एक रचना की थी हरिकेली। हरिकेली रचना जो संस्कृत में है, और माना जाता है यहां पर एक संस्कृत पाठशाला या संस्कृत स्कूल थी। ये विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में अजमेर की बात है, जहां पर इस संस्कृत पाठशाला में हरिकेली नाटक के जो पंक्तियां थी वो इसमें दीवारों पर लिखी हुई थी, समझे। और जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, वो एक सूफी संत हैं, वर्तमान में भी होते हैं। ये सूफी संत हैं जो क्या नहीं रहते हैं, महलों में नहीं रहते हैं, आपके ऐशो आराम और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहने वाला एक संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय है या सूफी संत होते हैं ये। वैसे मुस्लिम धर्म में होते हैं ये। जो सूफी संत थे बख्तियार काकी, तो इनके ठहरने के लिए अब इनको तुरंत प्रभाव से जगह अरेंजमेंट करनी थी। किसको? ऐबक को। ऐबक को तुरंत प्रभाव से जगह अरेंजमेंट करनी थी कि सूफी संत हैं, उनको ठहरने के लिए अपन को स्थान है उसकी व्यवस्था करनी है। तो ऐसा माना जाता है कि देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है यहाँ सूर्य मंदिर था। इन बातों में नहीं फंसना आपको। कुछ गूगल नॉलेज और यूट्यूबिया से बचकर रहेंगे तो आपके SST में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं फिर भैया आप देख लो, पुराना रिजल्ट देख लो। तो विग्रहराज हरिकेली के जो संस्कृत स्कूल है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ सूर्य मंदिर, अपन को यहाँ बिल्कुल नहीं फंसना है, कोई नहीं पूछेगा यहाँ कौन सा मंदिर था। तो इनके जो जगह थी अरेंजमेंट करनी थी, उस जगह अरेंजमेंट करी ऐबक के द्वारा, इस संस्कृत पाठशाला या सूर्य मंदिर के द्वारा। और इसको तोड़ा गया ऊपर से, क्योंकि ये हिंदू वास्तुकला के अंदर बनी हुई थी, तो इसकी वास्तुकला चेंज करनी थी। और वास्तुकला चेंज करके इसको तोड़ करके इसको थोड़ा बहुत है वो आपके मुस्लिम डिजाइन में या आपके मुस्लिम आर्किटेक्चरिंग में इसको है वो कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इसको जो मुस्लिम वास्तुकला है उसमें बदल दिया गया और ऊपर गुंबद वगैरह वो लगा दी। तो थोड़ा सा रिसाइकलिंग करना था इनको, और जो ये काम हुआ है इसका जो कन्वर्ट का, वो हुआ है 2 सही 1/2, मतलब 2.5 दिन, और हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2.5 दिन। इसलिए आपने जीके में प्रश्न पढ़ा होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आ गई तो भैया कमेंट कर दो कि सर अब रटना नहीं पड़ेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो फिर कमेंट कर दो। ओके ओके ओके, यस सर, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि कुछ गूगल नॉलेज में आपको यह मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। भैया, कोई जिंदा आदमी अपनी ही याद में अपनी स्मृति से नहीं बनवाता है, उसके आने वाली पीढ़ियों के द्वारा किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा गूगल नॉलेज से दूर रहेंगे तो आपके लिए फायदे की बात रहेगी। अब कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो, इनका नाम भी क्या है? कुतुबुद्दीन है। यहां मैंने कॉपी किया है, समझे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में या फिर याद में, ये इनके गुरु थे और पुरुष हैं ये, समझे। तो इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या करवाया जाता है? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है।
जो बच्चे घूमने गए हुए हैं स्कूल के पिछले 2 जो आपके वार्षिक भ्रमण होते हैं, तो उन बच्चों ने शायद ये दोनों देख लिए हैं। आप में से कोई घूमने गया था क्या? हाँ, वार्षिक भ्रमण में कोई बच्चा घूमने गया है? दिल्ली, पंजाब, यूपी, अजमेर सब जगह घुमा के ले आए हैं। जो गए थे उन्होंने शायद देखा होगा 2.5 दिन का झोपड़ा भी और आपका कुतुब मीनार भी। किस किसने देखा भैया? गए नहीं? राम प्यारी, शारदा शायद ये गए हुए हैं, भावेश नहीं गया है, भाई तुतनू ने तो अभी नया एडमिशन लिया होगा, पिंकी गई हुई है, हाँ देखा है ना। तो बहुत से बच्चे हैं वो गए हुए हैं। ठीक है, नहीं गए हुए हैं तो भाई मेरे पास अभी यहाँ नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं। नेक्स्ट टाइम जब हो स्कूल का तो फिर उसको ज्वाइन करना। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में स्मृति याद को कहते हैं, तो इनकी याद में, अपने गुरु की याद में, क्योंकि गुरु का पूरा नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, हम क्या आइडिया लगाते हैं कि खुद का नाम कुतुबुद्दीन था, इसलिए इसने कुतुब मीनार बनवाई। कुतुब मीनार का इसने क्या करवाया है? निर्माण करवाया है, जो दिल्ली में। समझे? अब ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति का या फिर क्षमा प्रदान करने वाली प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए इस व्यक्ति को इतिहासकारों ने लाख बख्श की भी उपाधि दी है। यानी लाख गलतियां कर दे उसको भी बख्शिश देना, बख्श देना, वो क्या होगा? लाख बख्श। इसलिए इतिहासकारों ने इसे लाख बख्श। ये कुरान बहुत अच्छी पढ़ता था, ऐसा माना जाता है कि बहुत मधुर आवाज में पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां। इन बातों में नहीं फंसना अपनों को, कुरान खां भी नाम दिया जाता है। इसके बाद में क्या हुआ देखिए, इसने अपनी राजधानी को लाहौर रखा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि राजधानी इस समय लाहौर थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम भी लाहौर थी। और ये लाहौर के अंदर जो गेम खेल रहा था वो था चौगान। चौगान बेटा होता है वर्तमान का पोलो। पोलो भी कौन सा? घोड़े पर बैठकर खेला जाने वाला। खिलाड़ी घोड़े पर हेलमेट लगा करके, स्टिक लेकर के, फिर घोड़े से ग्राउंड पे बॉल को शॉट करता है, तो वो पोलो होता है। और ये इसको चौगान कहते हैं। तो चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी के अंदर घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। गिरा, गिरते ही गर्दन टूटी, नल्ली मरोड़ी जी, फूट को, मर गो। आई बात समझ में? ठीक है भैया, यहां तक सबके क्लियर है। तो हम अगला राजा स्टार्ट करें। कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, लेकिन थोड़ा इसमें शारदा मैंने देखा है, ठीक है, ओके 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 ओके। इसलिए इधर उधर की बातें ना करके कोशिश रहेगी गुलाम वंश पूरा किया जाए। ऑफलाइन की देखो, किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यू पूरा जुड़ के रहना है लास्ट तक। दूसरा जो आपका शासक है वो है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, मैं बोर्ड पर रहूं उस टाइम मैसेज मत करो भाई। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ओके ओके, ठीक है, देख लेंगे। और ये है जो आपका शासन करता है 1210 से लेकर के 1236। बाद में रजिया सुल्तान आएगी 1236 से 40 तक, वो हम बाद में करेंगे। ये इल्तुतमिश देखो खास आया। हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गोरी का गुलाम था, तो भैया ऐबक है उसने भी गुलाम खरीदे। गुलाम खरीदने का यहाँ पर प्रचलन या प्रथा बोल सकते हैं हम। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन इससे पहले ऐबक का जो
पुत्र था उसका नाम था आराम शाह। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आराम करने वाले थे भैया जी, और आराम करने वाला आराम करता हुआ रह जाता है, इसलिए आराम शाह आराम करते हुए रह गए। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को पता था कि अपना पुत्र अयोग्य है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया था। समझे? अब इस हिस्ट्री में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भी गुलाम वो भी गुलाम कहेंगे, गुलामों आपके सब पुत्र थोड़ी बनेंगे, गुलाम तो हम भी हैं, सुल्तान तो हम भी बन सकते हैं। उन बातों में हम फंसेंगे तो भैया फंसे रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। इल्तुतमिश है वो दामाद और गुलाम दोनों था। यहां तक आपकी स्टोरी खत्म। ऐबक का दामाद भी है और गुलाम भी है, इसलिए इसने 1210 से 1236 कंटिन्यू रखते हैं। कुछ किताबों में 1210 की बजाय 11 मिलता है, तो लगभग 6 महीने तक आराम शाह था। बाद में ये अपदस्त हुआ, इल्तुतमिश है वो शासक बना। तो देखिए, एक जो आपने कुतुब मीनार बनाई थी वो मीनार है 3 मंजिला, को बड़ी नहीं है, तो इसकी एक प्रथम मंजिल का ही निर्माण करवा पाया था कौन? ऐबक, और तब उसकी क्या हो गई? मृत्यु। आगे की 2 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था? आपके इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये वास्तविक रूप से क्या हो गया आपका? वैसे तो इसकी नेम किसने रखी है, और बाद में इसका पूर्ण रूप से निर्माण है वो किसने करवाया है? आपके इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश है तो देखिए, दिल्ली के नजदीक में आपका अजमेर, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर जो जिला है जयपुर के पास में, वहां पर रणथंभौर है, वो गणेश जी वाला। हाँ, रणथंभौर शिव आओ जो बाबा सुन डाला, ये वही रणथंभौर है जहां पर हम रणथंभौर से आगे भी पढ़ेंगे। और लेकिन सल्तनत काल में अपन को गुलाम वंश में इतना ही पढ़ना है कि 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता था। रणथंभौर भैया कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है, दिल्ली के नजदीक में आता है, इसलिए वहां पर उस समय ज्यादा संघर्ष होगा, खिलजी काल में भी ज्यादा होगा। और मालवा पर भी आक्रमण करता है, ये आपके एमपी में है, ग्वालियर आपके यूपी एमपी में, जालौर अपना राजस्थान में, यहां पर भी ये क्या करता है? इल्तुतमिश से आक्रमण करता है, कुछ में विजय होता है, कुछ में नहीं होता है। ऐसे तो देखिए, ऐबक ने भी आपके अटैक किया है भीम द्वितीय पर, तो वो आपके सिलेबस में थोड़ा छोड़ दो उसको। तो ये 26 में, 23 में मालवा पर, 26 में रणथंभौर पर अधिकार करके थोड़ा सा अपना साम्राज्य है वो विस्तार करता है, और राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली कन्वर्ट कर देता है। इसलिए वास्तविक संस्थापक या वास्तविक साम्राज्य का संगठन करता है, उसको पूरा संगठित किया और उसको ठीक से एस्टेब्लिश करने का कार्य इल्तुतमिश ने किया 1210 से 1236 में, और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। 23 में मालवा, 26 में रणथंभौर जीता, और राजधानी है तो उसने वहां से कहाँ कन्वर्ट कर दिया? लाहौर से दिल्ली इसने ट्रांसफर कर दिया था राजधानी को। मंगोलिया एक जाति है और वर्तमान में देश है, चाइना से थोड़ी सी आगे। तो मंगोल जो मुगल काल में अपने वास्तव में बाद में काम आएंगे, मंगोल आक्रमणकार का जो आक्रमण का कार्य स्टार्ट होता है वो इल्तुतमिश से भी हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मंगोलों का आक्रमण किस शासन काल में होना लग गया था, तो इल्तुतमिश के समय से। अलाउद्दीन के बाद में फिर टाइम होगा, तो इस समय देखो, इसमें आपको 3 याद रखने, एक चंगेज खां, एक उल्लुगु खां, और एक याद रखना आपको तैमूर लंग, जो वर्तमान में आपके वो एक लड़के का नाम है ना, तो वो ये आक्रमणकारी था ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, चंगेज खां, उल्लुगु खां, तैमूर लंग, ये सभी मंगोल एक जगह है और मंगोलिया जाति है। तो इस समय ध्यान दें, आपका आक्रमणकारी है वो चंगेज खां के द्वारा आक्रमण किया जाता है, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा संधि कर ली जाती है। ये बाद में फिर आक्रमण होंगे। इल्तुतमिश तक आपका क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अगला जो आपने अब तक पढ़ा है जीके के प्रश्नों में,
कि उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका या प्रथम महिला सुल्ताना, या क्योंकि ये अपने आप को सुल्तान लगाते थे, इल्तुतमिश ने सुल्तान लगाना प्रारंभ कर दिया था, ऐबक ने नहीं किया था। इसलिए अब क्या होगा, यहां पर आपकी आएगी रजिया सुल्तान, 3 नंबर की शासिका, वैसे बीच में एक जोड़ दें तो 4-5 नंबर की रजिया सुल्तान। ये प्रश्न सबने पढ़ा हुआ है ना कि प्रथम महिला शासिका कौन है, कौन है, कौन है, ये है भैया। ये शासन करती है 1236 से 1240 ईस्वी तक, और ये क्या है, इल्तुतमिश की लड़की है। इल्तुतमिश के भी जो लड़का हुआ वो अयोग्य था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जिसका नाम था, जो क्या था, आपके इल्तुतमिश का पुत्र था। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या हुआ, यहां पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में आपकी ये बन जाती है, वो बन जाती है आपकी रजिया सुल्तान। समझे? अब इसका विरोध होता है। विरोध क्यों होता है? एक बात अपनी छूट गई है अपने इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश के समय 40 तुर्कों के दल का निर्माण किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। क्योंकि इल्तुतमिश है वो शासक है, मुश्किल से बनता है आराम शाह को हटा करके, इसलिए इसने 40 तुर्कों का जो एक ग्रुप बनाया था उसको तुर्क-ए-40 के नाम से भी जाना जाता है। समझे? तो जो आपके 40 तुर्कों का एक मान लिया इस प्रकार से कैबिनेट बनाई गई थी, जो क्या करेगी, आने वाले उत्तराधिकारियों को नियुक्त करेगी। बस इतना ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया, यहां पर विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये महिला को स्वीकृत नहीं करना चाहते थे। वो भी कैसे करेंगे भैया, मुस्लिम धर्म में बुर्का पहनना अनिवार्य है, तो फिर वो अब पुरुष हैं, वो अपने ऊपर महिला को शासन कैसे करने देंगे। लेकिन ये शक्तिशाली शासिका हुई। ये रजिया सुल्ताना को जो बनाने के लिए माना जाता है, दिल्ली के अंदर महिलाओं ने आंदोलन भी किया कि ये इस रुकनुद्दीन को हटाओ भाई, और रजिया है वो शक्तिशाली साबित होगी, इसको बनाओ। ठीक है साहब, बन गई, अंतिम रूप से बन गई। तो इसने क्या किया, महिलाओं वाले वस्त्र है वो पहनना बंद कर दिए, बुर्का, साडीर वो सब पहनना, और उसकी जगह ये क्या करने लग गई, टॉप जींस पहनने लग गई है। इसने क्या किया, कुबा और कुलाह, कुबा ध्यान दें कोट को कहते हैं, कुबा कोट को कहते हैं, जो आपका लंबा कोट होगा उसको कहते हैं कुबा, और आपका जो कुलाह होगी वो होगी आपकी टोपी। तो इसने रजिया ने जो आपके पर्दे हैं उनको छोड़ करके कोट, टोपी और जींस पहनने लग गई। समझे? पुरुष मतलब पुरुषों के जैसे ये कपड़े पहनने लगे, उस टाइम जींस नहीं थी रे। तो ध्यान दे, इसने कुबा और कुलाह, कुबा क्या कहेंगे कोट को, कुलाह क्या कहेंगे टोपी को। आप कोट टोपी याद रख लेना। तो कोट टोपी और यानी पुरुषों के भांति ये कपड़े पहनने लग गई। तो ये जो तुर्क के 40 थे या 40 तुर्कों की जो कैबिनेट थी, इसको ये बात, समाज को भी ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरी कि वाह यार, ये छोरी तो हद कर गई रे, पुरुषों के भांति कपड़े पहनने लग गई है, इसने बुर्का छोड़ दिया है, पर्दा फर्दा छोड़ दी है, इसलिए इसका विरोध होने लग गया। और दूसरी बात, इसने गलती क्या कर दी, इसने विवाह तो किया था अल्तुनिया से। अबिसिनिया के एक राजकुमार या एक व्यक्ति थे जिनका नाम था याकूत। ध्यान दें, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप में इथोपिया नाम का वर्तमान में देश है, उसका नाम पहले अबिसिनिया था। तो अबिसिनियाई जो युवक था उसका नाम था याकूत, और इसका पति था उसका नाम था अल्तुनिया। रजिया सुल्तान प्यार करती थी किससे? याकूत से। तो फिर यहां पर राजघराना के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो कैसे चलेगा, इस छोरी ने तो बिल्कुल हद पार कर दी, ये इसने विवाह किया अल्तुनिया से और प्यार करती है याकूत से। जब इस बात का पता अल्तुनिया को पड़ा तो इसने, अल्तुनिया ने याकूत की और रजिया की हत्या करवाई थी। समझे? तो यहीं पर आपकी रजिया सुल्तान है वो क्या हो गई, मार दिया गया था। अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था, लेकिन आपके याकूत से ये प्रेम करती थी।
समझे? इसके अलावा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हुआ उस समय जींस कहाँ से आई? भैया ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने पैंट बोला, ये बात में मैंने बिना कमेंट क्लियर कर दिया। ओके 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 सर, ओके। हाँ, तो मेरा समझाने का उद्देश्य था और इसमें मेरे को जींस पे नहीं जाना है। आपके कुबा और कुलाहा, तो भैया कुबा कुलाह याद रख लेना, जींस मत याद रख लेना, मैं कब कह रहा हूँ। कुबा कुलाह याद रखने हैं और आप सरलता से याद रखें तो कोट और टोपी याद रख लो, या वो भी भूल जाओ तो आप बता देना कि पुरुषों के बाद भी इसने वस्त्र या कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे और महिलाओं के जो पर्दा और जो आप बुर्का है वो उसने छोड़ दिए थे, तो ये बात इसने ठीक नहीं थी। एक बात आपको ध्यान रखना है, अमीर अखूर जो ये याकूत था इसका प्रेमी, इसको इसने अमीर अखूर नाम के पोस्ट पे है वो नियुक्त कर रखा था। अमीर अखूर अश्वशाला का अधिकारी होता है, यानी जहाँ पर जो युद्ध के लिए और जो बाकी कामों के लिए घोड़े काम में लिए जाते हैं, उन घोड़ों के जो रहने का स्थान होता है उसको कहते हैं अश्वशाला। और अश्वशाला का प्रधान किसको नियुक्त कर रखा था? याकूत को। जिस अश्वशाला के अधिकारी का पोस्ट का क्या नाम होता था उस समय? अमीर अखूर। अमीर अखूर नाम की जो पोस्ट थी इस पे इसने इसको कर रखा था। देखिए इसके बाद में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? यहाँ पर 1240 में के बाद में 1240 से 42 तक बहराम शाह, उसके बाद में आपका आ जाता है मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। ये जो शासक है वे हैं, इन्होंने थोड़े थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर शासन किया है। किसी ने 2 वर्ष किया है, किसी ने 4 वर्ष किया है। नासिरुद्दीन हो चाहे आपका मोहम्मद शाह हो, जो भी रहे हों आपके, चाहे आपके बहराम शाह हो, तो इसके तुरंत बाद तो आते हैं 2 वर्ष के लिए 1240 से 1242, 2 वर्ष तक शासन करता है बहराम शाह। तो अपन को कोई जानकारी नहीं रखनी है। बाद में ध्यान दे 42 से 46 तक आपका शासन करता है, वो करता है मसूद शाह। ये है बहराम, बाद में है मसूद शाह, ये आपका करता है 42 से 46 तक। समझे? तो इनके बारे में भी अपन को कोई विशेष जानकारी नहीं रखनी है। और बाद में 46 से 65 तक रखते हैं आपके नासिरुद्दीन महमूद। तो आपके 1246 से 1265 तक रहते हैं, वो रखते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये रजिया के बाद के शासक हुए हैं, रजिया के बाद के शासक हुए हैं जिन्होंने यहां पर क्या किया है? शासन किया है। जो ये नासिरुद्दीन महमूद था ये अयोग्य शासक था और इसी के समय यहां पर क्या कर लेता है? इसके पीछे जो शक्ति होती है वो होती है गयासुद्दीन बलबन की। तो अपन पढ़ते हैं बलबन। चलिए अगला शक्तिशाली, मैंने ये बात आपको कई बार बता दी है, इतिहास में उन शासकों से हमें कोई मतलब नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे मतलब है जिन्होंने बहुत कुछ किया। अगला देखिए शासक आता है, वो आता है आपका बलबन। बहुत ही खतरनाक शासक है और बहुत ही मोस्ट शासक होता है ये आपके गुलाम वंश में। ज़्यादा प्रश्न आपके 8वीं से लेकर IAS तक बलबन के प्रश्न पूछे जाते हैं। शायद इसी साल या इससे पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, दीवान ए आरिंज क्या था? दीवान ए, पिछले बैच में प्रश्न पूछा गया था, छोटा प्रश्न इस पार्ट से, दीवान ए आरिंज क्या था? तो ये बलबन के समय सैन्य विभाग था, है ना। तो बलबन के समय बहुत कुछ हुआ। थोड़ा सा इसके द्वारा की गई नीतियां हैं वो इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहे। देखिए हिस्ट्री को स्टोरी में इंटरेस्ट इसलिए डाला जाता है कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, तो इसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, ये मैं आपको ये समझते हुए चल रहा हूं। देखो भाई, ऐबक ने गुलाम खरीदा था इल्तुतमिश को और इल्तुतमिश ने खरीदा था बलबन, ऐसा माना जाता है।
कि ये बलबन है वो बहुत ही सूगलो, बहुत ही कुरूप था, नाटा था, यानी ये छोटा था, अन्यथा नहीं लेंगे भाई आप। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहा हूं, इसलिए नाटा था, काला था, कुरूप था, सूगलो। तो इसको कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि गुलामों का बाजार लगता था। ध्यान रखना, गुलामों का बाजार लगता था। कोई भी जाओ गुलाम खरीदो, उसको रखो अपने घर पे आजीवन, अवेतन, केवल खाना देना है। जिस मालिक को देकर के आए हैं उसको पैसे देकर के आ गए आप। अब जो व्यक्ति लेकर के आए वो आजीवन आपका गुलाम है, जिस प्रकार से आपकी बाहुबली फिल्म में था वैसे। तो यहां पर भी गुलाम खरीदने का प्रचलन था। तो इसको कोई खरीद नहीं रहा था, बलबन को। क्यों खरीद नहीं रहा था वो मैंने आपको कमियां बता दी। लेकिन एक समस्या होती थी, जो ये गुलाम खरीद कर ले जाते थे उनके लिए, कि खरीद कर तो ले गए भाई, उसके मालिक को हमने पैसे दे दिए, हम उसको लेकर के आ गए। अब लेकिन वो क्या हो गया, रहता नहीं था, भाग जाता था, काम नहीं करता था, फरार हो जाता था, ऐसी समस्याएं होती थी। तो जब इल्तुतमिश गुलाम बाजार में गुलाम खरीदने के लिए जाता है, तो बलबन है वो कहता है मेरे को खरीद लो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इस बात से इल्तुतमिश कहते हैं खुश हुआ कि भाई गुलामों को खरीदना मुश्किल इसलिए है कि हम पैसे दे के चले जाते हैं, पीछे से गुलाम फरार हो जाता है, काम नहीं करता है, बहुत सी शिकायतें आती हैं। ये ऐसा एक गुलाम है जो साथ चलने के लिए, गुलाम बनने के लिए तैयार है। कहते हैं इल्तुतमिश इस बात से खुश हुआ और बलबन को ये गुलाम बनाकर खरीद लेता है और यहाँ पर लेकर के सैन्य विभाग का सूबेदार नियुक्त करता है। इल्तुतमिश किसको? बलबन को। समझे? ये बलबन ने इल्तुतमिश को देखा है, आपके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को देखा है, रजिया सुल्तान को देखा है, बैराम शाह को देखा है, आपके नसरुद्दीन को देखा है, सबको देख लिया। अंतिम रूप से बलबन खुद शासक, खुद सुल्तान बन गया। बलबन है वो आपका यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, सुल्तान बन गया। तो आपका ये हमने नासिरुद्दीन 65 तक रोका था, तो ये आपका 1265 से लगभग 1200 आपके 90 तक मान लो इसको, क्योंकि इसके बाद तो कौन आ गया, लगभग 85 मान सकते हैं, 85-86 मान सकते हैं आप इसको। तो ओके 86 मान लो। आपकी बुक में शायद गलत हो सकता है, एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सअप किया था बुक का, तो आप इसको 90 मान करके 86 मान लें। बुक में बच्चे ने भेजा था वो था 96, उसमें बलबन है वो 96 था। भैया 96 तक ये शासन नहीं हुआ है, 1286 तक है। 4 साल बाद में गृह युद्ध चलता है और इसमें आपके जो केकोबाद और केउमर्स हैं वो अंतिम शासक होते हैं, 90 नहीं 86 तक मान लो इसको, चलो ठीक है। बलबन है वो देखिए इतने शासकों के समय गुलाम रहा हुआ है, तो ये तो चलता फिरता चपड़ासी था, सूबेदार तो था ही था, लेकिन सबने क्या किया है, इसको गुलाम के रूप में देखा है। और गुलाम के रूप में देखा है तो अब इसको सुल्तान कैसे स्वीकार करेंगे भाई? अपने साथ रहा हुआ लड़का, जैसे सुरेश, सुरेंद्र, कोई भी लड़का साथ पढ़ा हुआ है, वो चाहे IAS बन जाए, अपन तो उसको कहिए यहाँ की भाषा में बोले तो ये कहेंगे ओ क्या सूर्या, क्या हाल है। तो ये बलबन से ये सुल्तान बन गया, लेकिन ये तो इतने टाइम से इल्तुतमिश से लेकर के और कितने शासकों के समय में यहाँ पर रहा है, तो ये तो चलता फिरता गुलाम था। सब इसको गुलाम आते जाते गुलाम बोलते थे, बोले गुलाम सुल्तान बन गया, तो इसकी क्या नहीं हो रही थी, यहाँ पर इज्जत नहीं हो रही थी, सुल्तान वाला स्टेटस नहीं मिल रहा था। इसलिए इसने क्या किया, रक्त और लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे की नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है? बलबन के द्वारा। इसने बहुत खतरनाक, यानी इसमें क्या कर लो, अपने विरोधियों के दमन के लिए उनको कुचलो, और युद्ध में भी इसने क्या किया, यहाँ पर बच्चों को और स्त्रियों को गुलाम बना लो और बुजुर्गों को मार दो। गुलामों की भर्ती चालू कर दी इसने भी। रक्त और लोहे की नीति में सीधा मारने का ऑर्डर था और अपने विरोधियों को दबाने का। युद्ध में भी युद्ध कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं और बच्चों को बंदी बना के गुलाम बना लो, और बुजुर्ग क्या काम के उनको मार दो, फिर भी नहीं सुधरे। तो ये तो विदेशियों में, जो वैसे विदेश नहीं, अपने पड़ोसी राज्यों में,
और अपने विरोधियों में। फिर नहीं दबा तो फिर इसने एक काम शुरू किया, सिजदा स्टार्ट किया, या इसको हम सजदा भी बोल सकते हैं। सजदा, सजदा का मीनिंग होता है झुक कर के सलाम करना। सजदा का अर्थ होगा झुक कर के सलाम करना, यानी सजदा मैं तेरा करूं, गाना भी होगा आपको याद है। सिजदा यानी झुककर सलाम करना, बादशाह को सलाम। तो ये तो वो बात हो गई जैसे बच्चे घुटनों तक आकर प्रणाम करते हैं ना, गुरुजी के घुटनों में जाकर के गुरुजी प्रणाम। हाँ, उसको गिर जाए अगर गुरुजी सावधान नहीं रहे तो वो स्थिति हो गई। बोले यार बलबन है, बलबन सिजदा, बादशाह की सुल्तान की जगह। तो बोले इससे तो यार ठीक रूल एक्शन नहीं आया, तो इसने इसमें एक और जोड़ दिया जिसका नाम आता है पाबोस। बोले अब आ जाओ, सिजदा से नहीं सुधरे हो ना, क्योंकि आप अपने आप को क्या मानते हो, बहुत कुलीन खानदानी राजघराने के मानते हो, मेरे को गुलाम मानते हो। सिजदे से नहीं सुधरे, पाबोस पे आ जाओ। पाबोस में क्या शुरू किया, जब सुल्तान जब आता है तो सुल्तान को देख करके आपको पूरा लंबवत लेटना है, पूरा लेट करके सुल्तान के पैरों को चूमना है, सुल्तान के पैरों की पप्पी लेनी, समझे, पैरों को चूमना है लंबवत लेट करके। ये था पाबोस। बोले अब सिलेंडर हो जाए। इतना खतरनाक हुआ है ये गुलाम था इल्तुतमिश का। एक इसकी ध्यान दें, आपके राजत्व का सिद्धांत भी इसका फेमस रहता है, राजत्व सिद्धांत। तो बलबन में आपको ये याद रखना है कि ये गुलाम था। 1265 से 1286 तक इसने शासन किया। बलबन की रक्त और लोहे की नीति बहुत फेमस है विश्व इतिहास में। जिस प्रकार से अपन पढ़ेंगे चौथे पाठ में, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगी, आपके बलबन की होगी। तो और दूसरा है इसका सिजदा और पाबोस, दो नवीन प्रथाओं का इसके द्वारा प्रचलन किया गया था। समझे, यहाँ तक आपका अगर क्लियर है तो भैया क्लास का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया।